Okay guys, so today we will discuss this previous year question paper 2019 and आपने इसको कर भी रखा है लेकिन फिर भी बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं इस पर्टिकुलर पेपर से रिपीट होंगे हर बार ही होते हैं सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स डिस्कस सो दिस इज अ बेसिक क्योट ऑफ स्वामी विवेकानंद कल उनका बर्थडे था तो एनीवे so everything is easy when you are busy and nothing is easy when you are lazy if you are lazy then nothing will be easy so start your preparation without wasting time. Okay, the question number first says where is the headquarter of UNESCO is? तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर वो पेरिस में है. मेक श्योर यू रिमेंबर दिस. इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बार बार रिपीट भी हो जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 19th सेंचुरी का जो लिबरल नेशनलिज्म है उसके रिगार्डिंग में कुछ करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है. तो लिबरल नेशनलिज्म का मतलब बार बार हमने पढ़ा है. इट इज़ ऑल्सो मैंशनड इन योर एनसीईआरटी. अगर ना भी पता हो तो फिर भी आप इसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो. 19th सेंचुरी की बात कर रहा है यूरोप की. तो उस टाइम पे इक्वलिटी एंड लिबर्टी सबके लिए वहाँ पे चल रही थी. गवर्नमेंट सबके कंसेंट से बने ये भी वहाँ पे चल रही थी. ऑटोक्रेसी यानी अब्सोल्यूट रूल बाय वन उसका एंड हो और जो क्लर्जी के जितने भी प्रिविलेज हैं बाय बेस्ड ऑन बर्थ या फिर टैक्स लगाने की जो उनकी पास जो पावर होती है उनमें उनका एंड हो. तो ये सारी की सारी चीज़ें लिबरल नेशनलिज्म से ही रिलेटेड हैं. सो बोथ दीज आर करेक्ट. इक्वल पॉलिटिकल राइट फॉर विमेन एंड नॉन प्रॉपर्टीड मैन ऐसा कुछ भी नहीं था. विमेन को तो इनफैक्ट अगर मैं फ्रांस की बात करूँ जहाँ से सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी सो वुमेन गोट वोटिंग राइट इन 1946 एंड देयर वाज नथिंग फॉर नॉन प्रॉपर्टीड मैन. जिस मैन के पास प्रॉपर्टी नहीं थी दे वर कंसिडर्ड एज ए पैसिव सिटीजन राइट. सो वहाँ पे तो इक्वल पॉलिटिकल राइट का कोई मतलब ही नहीं बनता है. तो यहाँ पे क्लियरली फोर्थ ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो जाता है. तो आपका 1 2 3 इज द राइट आंसर. तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट मैच. डज नॉट इस तरह के स्टेटमेंट को आप हाईलाइट कर लो ताकि आपको पता लग जाए कि नोट बताना है. मैच द नाजी व्यूज ऑन द women. So see men are radically different from men definitely. Women are radically different from men. ये सब था नाजी में. Men and women were not considered equal. Women must become good mothers and rear pure blooded Aryan children. This is also true. Women should be entitled to equal political rights as men. No वो तो उस टाइम पे था ही नहीं कुछ भी. Women were not considered equal कि उनको equal right नहीं थे. तो दिस वुड बी रॉन्ग. और क्या पूछा है रॉन्ग ही छाटना है तो दिस वुड बी करेक्ट राइट. मदर मस्ट प्रोड्यूस मोर चिल्ड्रन दिस वाज देयर. मोंटेस्क्यू स्पिरिट ऑफ लॉ में मोंटेस्क्यू की जो बुक है स्पिरिट ऑफ लॉ उसमें किस तरह का गवर्नमेंट का मॉडल प्रपोज किया गया है. तो रिफ्यूट डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क. ये कहा है जॉन लॉक ने इन हिज बुक टू ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट. सो ये जॉन लॉक का है मोंटेस्क्यू का नहीं है तो दिस इज रॉन्ग. Governments should be based on social contract between people and their representative. This was in the book of Rousseau, the social contract. तो ये भी गलत है. Division of power between within the government, legislative, executive and judiciary. Division of power, system of check and balance. Definitely this was said by Montesquieu. तो option third would be correct. ये ऐसा कुछ नहीं हुआ. प्लांटेशन जो वर्कर है उसके लिए फ्रीडम का मतलब क्या है. देखो प्लांटेशन वर्कर को आने जाने से मनाही थी तो उनका फ्रीडम का मतलब उनके लिए सिर्फ एक ही था. दे कैन फ्रीली मूव इन आउट एंड फ्रॉम देयर प्लांटेशन. फ्रीली वो जा सके कहीं भी. तो यही उनका फ्रीडम मोमेंट था प्लांटेशन वर्कर जो असम में काम कर रहे थे. लेनिन की 3 अप्रैल थीसिस डिमांड कौन सी थी. सिंपल सी है. वॉर को बंद किया जाए, लैंड पीजेंट्स को ट्रांसफर कर दी जाए और बैंक को नेशनलाइज कर दिया जाए. ये 3 डिमांड थी. तो देख लो चार्ट लो. वॉर बी क्लोज, लैंड ट्रांसफर टू द पीजेंट, बैंक बी नेशनलाइज. तो 1 2 एंड 4 1 2 4 1 2 4 फोर्थ इज द करेक्ट आंसर. कैरिंग ए फ्लैग होल्डिंग इट अलोफ्ट ड्यूरिंग मार्चेज इन इंडियन नेशनल मूवमेंट. तो डिफाइंस का सिंबल है. आप किसी के प्रति भी अपना विरोध जाहिर कर रहे हो तो डिफाइंस इसका राइट आंसर होगा. वेरी इजी क्वेश्चन. हाउ मेनी सब्जेक्ट आर गिवन इन द सेंट्रल लिस्ट. तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत है भी नहीं. देखो 97 96 50 47 आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो. सेंट्रल, स्टेट, कंकरेंट एंड रेजिडरी लिस्ट. तो सेंट्रल लिस्ट की मैं बात करूं
तो ज़्यादा से ज़्यादा मैटर होंगे सेंट्रल लिस्ट में, क्योंकि सेंटर के पास ज़्यादा मुद्दे हैं। इनको यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ही रूल करती है, जैसे डिफेंस हो गया, फॉरेन रिलेशन, करेंसी, इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल डिसीजन आर टेकन बाय सेंटर। तो सबसे ज़्यादा मैटर इसी में है, तो इसके हिसाब से 97 वुड बी द आंसर। लेकिन इस टाइम पे आपके लगभग 100 सब्जेक्ट हो गए हैं। स्टेट लिस्ट आपकी स्टेट देखती है, इसमें आपके लोकल मुद्दे होते हैं जैसे लॉ एंड ऑर्डर जैसे, इसमें अभी फ़िलहाल 61 मैटर हैं। कंकरेंट लिस्ट आपकी सेंटर और स्टेट दोनों मिलके देखते हैं, इसमें ऑलमोस्ट अभी 52 मैटर हैं। रेजिडुरी जितने भी बच गए, जो अभी नए मुद्दे जितने भी आ रहे हैं, ये रेजिडुरी लिस्ट में जाते हैं, जैसे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, क्योंकि जिस टाइम पे ये सब लिस्ट बने उस टाइम पे ये मुद्दे थे ही नहीं। दीज आर द रिसेंट डेवलपमेंट। तो रिसेंट डेवलपमेंट किस में जाएगी? रेजिडुरी लिस्ट में। इसमें कोई फिक्स मुद्दे नहीं है, कितने मुद्दे हैं ये चेंज होते रहते हैं। तो 97 वुड बी करेक्ट आंसर। इस तरह के क्वेश्चन एनटीएससी पूछती है और पूछ भी लेगी। तो ये भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आपको जनरली ऐसे ही मिलेंगे, राइट। जनरली आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे इकोनॉमिक्स के। तो राधा है वो 9 से 5 ऑफिस जाती है, अपने उसको सैलरी रेगुलर मिलती है हर मंथ। इसके अलावा उसको प्रोविडेंट फंड, मेडिकल केयर, दूसरे अलाउंसेज मिलते हैं जो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से। संडे को पेड हॉलीडे है। उसको ज्वाइनिंग के टाइम पे अपॉइंटमेंट लेटर भी दिया गया था और उसके जो टर्म एंड कंडीशन थी वो भी बताई गई थी। दूसरी तरफ उसका कजन है राम, जो कि डेली वेज लेबरर है किसी क्लोथ शॉप पे। 8 बजे जाता है और 8 बजे घर आता है, और उसको कोई अलाउंस नहीं मिलता उसके वेज के अलावा, उसकी मजदूरी के अलावा। ना ही उसको जो भी वो एक्स्ट्रा काम करता है उसको पे मिलता है, कोई पेड हॉलीडेज नहीं है, और ना ही कोई अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया। तो इस किस तरह के सेक्टर में है वो? तो राधा और राम, राधा डेफिनेटली ऑर्गेनाइज्ड में है और राम है वो अनऑर्गेनाइज्ड में है। वेरी इजी क्वेश्चन एंड वेरी इजी आंसर, थर्ड वुड बी राइट आंसर। इस क्वेश्चन ने तो हद कर दिया है, हर बार आता रहता है, तो मेक श्योर यू रिमेंबर दिस क्वेश्चन। इस बार भी आ सकता है, आगे भी आ सकता है। तो अर्थशास्त्र के उत्तर हैं कौटिल्य। अगर आप देखोगे ना, प्लेटो और एरिस्टोटल की कहीं ना कहीं स्टेटमेंट आती रहती है, तो इनकी स्टेटमेंट भी देखते रहना आप। जैसे एक बार क्वेश्चन आया था एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन किसका है? एरिस्टोटल। तो कई बार आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, कुछ भी इन दोनों से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ देखते रहना आप लोग। रूलिंग पार्टी इन तेलंगाना, वेरी इजी क्वेश्चन। तेलंगाना में टीआरएस है, तेलंगाना राष्ट्र समिति। वैसे आप फुल फॉर्म भी आप इनकी याद रख सकते हो, टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, ये आंध्र प्रदेश की है। इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी, ये पैन इंडिया पार्टी है, पूरे इंडिया में है। बीजेडी, बीजू जनता दल, ये उड़ीसा में है भाई। तो तेलंगाना की तेलंगाना राष्ट्र समिति, 4 वुड बी करेक्ट आंसर। किस यूटी की असेंबली नहीं है? खुद की असेंबली नहीं है, सिंपल क्वेश्चन। दिल्ली की तो है, दिल्ली और पुदुचेरी की तो आपको पता ही है कि दिल्ली और पुदुचेरी की तो है ही है। अब लद्दाख और जे.एंड.के की 2 यूटी बनाई गई थी, तो इसमें जे.एंड.के की है, लद्दाख की नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। देखो अगेन अ सेम क्वेश्चन एंड वेरी इजी क्वेश्चन एज वेल। Okay, wait a second guys. A teacher wrote following points on the blackboard about a particular crop. टेम्परेचर इतना है, रेनफॉल नॉट लेस देन 200 सेंटीमीटर। यहाँ से आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये यहाँ पे बात कर रहा है मोर और लेस। तो किस तरह की क्रॉप, ये देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। जूट इतनी बारिश में नहीं होता है, मिलेट भी नहीं होता है। कॉफ़ी और रबड़ पे कन्फ्यूजन है, और आपको बताया हुआ है बार बार क्लास में भी कि रबड़ इज़ द फेवरेट ऑफ एनटीएससी। एनटीएससी का रबड़ फेवरेट है। तो रबड़ के बारे में डिस्कशन हो रहा है, टेम्परेचर इतना चाहिए और लेटराइट सोयल, ये सब चीज़ चाहिए, तो आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो रबड़ वुड बी द करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पे डेली वेज है एक पर्सन का 200 रुपये उसको मिलता है, और पावर्टी लाइन 800 रुपये की है। पर दिन की उसकी दिहाड़ी है वो 200 रुपये है, और पावर्टी लाइन 800 फिक्स की गई है। तो ये कुछ फैमिली दी हुई है कितने दिन काम करती है, तो पूछा हुआ है कि सबसे ज़्यादा पावर्टी लाइन में कौन है। तो देखो 10 दिन काम किए इन लोगों ने, एक दिन की कितनी मिलती है? 200, तो 10 दिन की कितनी हुई? 2000, 2000 मिली। और दो कितने फैमिली मेंबर है? 2, तो लगभग कितना इनका आ गया? 1000। तो ये क्या पावर्टी लाइन से ऊपर है? 800 रुपये चाहिए, तो ये तो ऊपर है, ये नहीं आएगा। फिर है 1800, 1800 को 200 से मल्टीप्लाई करो तो 3600 रुपये आया।
तो 3600 मेंबर कितने हैं? 3। तो कितने से हो गया ये? 3 कम 3, 3 दूनी 6, 1200 रुपये आ गया ऑलमोस्ट। तो ये भी पावर्टी लाइन से ऊपर है। फिर राजू है, इसको 200 से गुना करो तो ये हो गया आपका 2400 डिवाइड बाई 4 यानी 600। 600 वुड बी लेस देन 800। 600 है, 800 से कम है, तो राजू है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है डेफिनेटली। पूजा 25 इंटू 200 5000 डिवाइड बाई 5 यानी 1000, तो ये भी पूजा भी नहीं है। तो राजू इज ये पूछा आइडेंटिफाई द फैमिली बिलो लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, जो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहती हो, तो राजू वुड भी करेक्ट आंसर। कौन सा फिक्स कैपिटल नहीं है, कौन सा नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन को हाईलाइट करो ताकि पता लग जाए। ये है फिक्स कैपिटल, बिल्कुल है। ये है, नहीं है। ये है, ये है, क्या पूछा है? नहीं है। तो दिस वुड बी करेक्ट आंसर सेकंड। क्रोनोलॉजी में ऐड करना है असेंडिंग पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का फार्मूला होता है आपका टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। तो टोटल इनकम और टोटल पॉपुलेशन देख लो, सिंपल सा है। रजत की है तो रजत कितना हो गया? टोटल इनकम इतनी है, हाउस होल्ड 5 है, तो 12 5 60, ऑलमोस्ट 1200 रुपये हो गया ये कितना आ गया? 1000। 5000 बाई 5 ये हो गया आपका 8 चुके 32, 800। एंड दिस इज 1400। तो सबसे ज़्यादा किसकी है? सबसे ज़्यादा प्रिया की है, तो प्रिया फर्स्ट। और उसके बाद किसकी है? रजत की है, रजत। उसके बाद किसकी है? रमन की है, रमन। उसके बाद किसकी है? सुमन की है, सुमन की। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना था, तो फर्स्ट ऑप्शन वुड बी राइट। सुमन, रमन, रजत, प्रिया। देखो, इंडिया चाइना से इंपोर्ट करता है टॉय 100 रुपये में, और इंडिया में वही खिलौना 150 रुपये का मिलता है। लेकिन अब इंडियन गवर्नमेंट ने सोच लिया कि वो टैक्स लगाएगा इंपोर्ट पे 50 रुपये। तो इस तरह की प्रैक्टिस को क्या कहते हैं? डेफिनेटली ट्रेड बैरियर। टैक्स ऑन इंपोर्ट इज द ट्रेड बैरियर, तो ट्रेड बैरियर वुड बी राइट आंसर। The most difficult question of the NTSC, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1 और 2, इस तरह के क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आपको दोनों स्टेटमेंट सही लगती हो, मिलती जुलती हो, तो एक्सप्लेन करेगा, सिंपल। बस नहीं करती तो नहीं करती। तो 3 year of wars over 7 years with the Austria, Denmark, France ended in the Prussian victory and completed the process of unification of Germany, correct। 18 जनवरी 1971 को विलियम केजर को बनाया गया पर्शिया का जो राजा इन द पैलेस ऑफ वर्सलिस। सो बोथ आर करेक्ट एंड ऑल्सो एक्सप्लेन, सो सी वुड बी करेक्ट आंसर। 5 मई 1789 लुइस 16 को जनरल असेंबली के लिए बुलाया गया प्रपोजल पास करने के लिए, बिल्कुल सही है। और वहाँ पे जो थर्ड स्टेट के मेंबर थे उन्होंने डिमांड किया कि वोटिंग है दैट शुड बी कंडक्टेड बाय ईच स्टेट हैड 1 वोट। ये गलत है, उन्होंने कहा था एक मेंबर का 1 वोट होना चाहिए, ना कि एक स्टेट का 1 वोट। ये तो पहले भी था ही। तो इस तरह के क्वेश्चन में कोई असर्शन रीजन लगाने की जरूरत नहीं है, पहला सही है दूसरा गलत, फर्स्ट वुड बी राइट आंसर। ये अंडर द शैडो ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी के साथ जेनोसाइडल वॉर हुआ, जिसमें बहुत सारे सिलेक्टेड लोगों और इनोसेंट सिविलियन थे यूरोप के, उसका मर्डर हुआ, यानी उनको मार दिया गया। सही है स्टेटमेंट। और जर्मनी ने जो वॉर थे ये दैट वॉर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जिसमें सीरियस मॉरल क्वेश्चंस, एथिकल क्वेश्चंस उठाए गए, पूरे वर्ल्ड वाइड इनको कंडमनेशन मिली। सो डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो ट्रू, बोथ एक्सप्लेन ईच अदर, ट्रू। थर्ड वुड बी राइट आंसर। क्रोनला स्क्रैप कर दिया, पीजेंट की कंडीशन डेटोरिएट हो गई क्योंकि वो कम्पीट नहीं कर पाते थे, दिस इज ऑल्सो ट्रू। और डेफिनेटली ईस्टर्न यूरोप, रशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में लैंड क्लियर की गई ताकि ब्रिटेन की फूड डिमांड को मीट किया जा सकते। सिंपल, दोनों स्टेटमेंट सही है और मैच एक्सप्लेन भी कर रही है, सो थर्ड वुड बी करेक्ट आंसर। क्रोनोलॉजी में सेट किए रहो, क्रोनोलॉजी में सेट करने के क्वेश्चंस। ओके, वेट ए सेकंड। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लगभग सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक ये हुई है। अगर आपको याद भी नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको ये पता है कि लाहौर कांग्रेस 1929 हुई, सबसे पहले तो यही हुई। डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन 1930 बाई डॉक्टर BR अम्बेडकर एंड इट वाज आल्सो इन 1930। तो पहले तो लाहौर सेशन हुआ, ये तो पता ही चल गया 1929, ये भी 1930 का था सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। ये 1929 का, तो फोर्थ पहले आएगा, फोर्थ पहले सिर्फ एक में ही है, दैट्स इट, काम खत्म। थर्ड वुड बी राइट आंसर।
यहाँ पे क्रोनोलॉजी में लगाओ। इस तरह के क्वेश्चन एनटीएससी पूछती है, बार बार पूछेगी, आगे भी पूछेगी। देखो इनका आपको ईयर याद नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये तो याद है कि जार जो अपना छोड़ेगा वो कब छोड़ेगा, ब्लडी संडे से पहले छोड़ेगा बाद में छोड़ेगा? डेफिनेटली बाद में ही छोड़ेगा। ये लगभग 1905 में ए प्रोसेसन लेड बाय फादर गैपन 1905। जार ने लगभग रशियन रिवॉल्यूशन के पास का जो टाइम पीरियड है 1917 उसके पास अपना जो गद्दी है वो छोड़ी है। तो दो पहले आएगा, एक बाद में आएगा। बाकी नहीं पता तो कोई बात नहीं, ये दोनों ना भी पता हो, फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिस्ट इंटरनेशनल और सिविल वॉर, ये ना भी पता हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये क्रोनोलॉजी पहले आएगी। दो पहले एक बाद में, दो पहले एक बाद में। एक तो इसमें बन रहा है दो पहले एक, यहाँ पे नहीं बन रहा। यहाँ पे एक पहले है दो बाद में, ये भी काट दो। यहाँ पे एक पहले दो बाद में, ये भी काट दो। देखो सिंपल सा कट जाता है, इनसे कोई देखने की जरूरत ही नहीं है आपको ये दोनों को। दिस वुड बी करेक्ट आंसर। शिवा समुद्रम फॉल आपका कावेरी रिवर पे है। मेटेलिक मिनरल फेमस बालाघाट मध्य प्रदेश, कॉपर। कॉपर इज करेक्ट आंसर। इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, डायरेक्ट ही आपको आने भी चाहिए। देखो ये इकोनॉमिक्स के सारे क्वेश्चन इजी आते हैं, बस थोड़े से बड़े होते हैं, सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं ये। राम है वो अपने पापा के साथ खेत में काम करता है, लेकिन उसके पिताजी हैं वो एक स्मॉल फार्मर है। इनकम जो जनरेट होती है फार्म से वो सफिशिएंट नहीं है उसकी फैमिली को सस्टेन करने के लिए। हालांकि राम को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि उसको लोन ले लेता है बैंक से वो किसी गवर्नमेंट प्रोग्राम के अंडर, और उसका वो रिक्शा खरीद लेता है और रिक्शा पुलर का काम स्टार्ट कर देता है शहर में। तो इससे उसकी अच्छी इनकम हो जाती है, फैमिली की इनकम भी बढ़ जाती है। तो इस तरह की एक्टिविटी जो राम ने की उसके फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, तो किस में आएगी? राम रिक्शा चलाता है, सर्विस सेक्टर है, सिंपल, नो नीड टू थिंक मोर। सर्विस सेक्टर वुड बी राइट आंसर। देखो ये थोड़े क्वेश्चन मुश्किल होते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा मुश्किल वाली इतनी कोई बात है नहीं। जैसे पंपा नहीं पता कोई बात नहीं, दिबांग नहीं पता, दिबांग तो पता है अरुणाचल प्रदेश में है, तो बी का सेकंड, बी का सेकंड देख लो किसमें, बी का सेकंड फर्स्ट में नहीं है, काट दो। इसमें भी नहीं है, काट दो। देयर आर ओनली टू ऑप्शन लेफ्ट, सेकंड एंड फोर्थ। तो कम से कम 50-50% तो प्रोबेबिलिटी हो जाती है ठीक होने की। पंपा सागर कर्नाटक में है, ए का थर्ड, ए का थर्ड, ए का थर्ड, बी का सेकंड, सेकंड वुड बी राइट आंसर। अनकुट आपका तमिलनाडु में है, उन्नामाड़ा आपका ये आपका गुवाहाटी में है। तो एक बार देख लेना, इनको रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, या फिर कोई पर्टिकुलर चीज़ भी रिपीट हो जाए। पंपा सागर लेक का है सिर्फ इतना पूछ ले, तो मेक श्योर यू रिमेंबर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है? लोकसभा और राज्यसभा इक्वल पावर फाइनेंशियल बिल नहीं, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। करेक्ट बतानी है तो गलत है। लोकसभा की ज़्यादा पावर होती है, राज्यसभा मैक्सिमम 14 डेज तक डिले कर सकती है, तो फर्स्ट वुड बी रॉन्ग। इक्वल पावर और ऑर्डिनरी बिल डेफिनेटली ट्रू, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा की इक्वल पावर है ऑर्डिनरी बिल पे। अगर दोनों में झगड़ा होता है तो जॉइंट सिटिंग होती है जिसको प्रिजाइड स्पीकर करता है। तो सेकंड इज करेक्ट, और मैंने आपको बताया था थर्ड भी करेक्ट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में भी इक्वल पावर है राज्यसभा और लोकसभा की। और राज्यसभा इज द हाउस ऑफ जनरल पीपल, नो, लोकसभा इज द हाउस ऑफ जनरल पीपल। इसको लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है, राज्यसभा को हाउस ऑफ एल्डर्स, बड़े लोगों का हाउस कहा जाता है। हालांकि एनसीईआरटी ने जो इसका आंसर कंसिडर किया वो किया सेकंड, तो यहाँ पे आप इसको सेकंड ही क्लिक करोगे। कौन सी सोयल बेसिक इग्निशियस रॉक की विदरिंग से बनी है? तो वेरी इजी, ब्लैक सोयल, फोर्थ वुड बी करेक्ट। देखो पाइपलाइन के जो क्वेश्चन है इनको आप थोड़े से ध्यान से देखा करो। जितनी भी पाइपलाइन मेंशन है एनसीईआरटी में, जितनी भी पाइपलाइन मेंशन है, सारी पाइपलाइंस को मैप के थ्रू देखना है। पहले पाइपलाइन देखो, पाइपलाइन देखने के बाद मैप में देखो कि कौन सी कहाँ से जा रही है बिल्कुल क्लियरली, और कौन सा एरिया किस स्टेट से जा रहा है ये भी आपको देखना है। तो आपको नहीं पता चलेगा तो बी और डी, बी शाजापुर है, डी जगदीशपुर है। अगर ये भी पता होता आपको कि ये आपका जगदीशपुर है और बी आपका शाजापुर है, तो बी जगदीशपुर डी शाजापुर, देखो सिर्फ एक में ही है। सो फर्स्ट वुड बी करेक्ट आंसर। इस तरह के क्वेश्चन के जो आंसर है वो फर्स्ट ही होगा, तो फर्स्ट वुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत ही आसान से क्वेश्चन होते हैं। देखो केरला की लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा हाई है, तो इसमें सबसे ज़्यादा हाई 94 है, तो ए का थर्ड, ए का थर्ड किसमें, जिसमें नहीं है वो काट दो, ये काट दो, ये काट दो, 2 और 3 लेफ्ट, 50-50% प्रोबेबिलिटी। उसके बाद अगर मैं इन सब की बात करूँ तो लक्षद्वीप में हाई है, तो सेकंड हाईएस्ट कौन सा है उसके बाद, ये है दिस वन। तो बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट एक में ही है, तो आंसर आपका आ जाता है दिस वन। थर्ड वुड बी करेक्ट आंसर। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन,
ही सीजनल और पीरियोडिक मोमेंट है पेस्टोरल फार्मिंग का, ये क्या दिखाता है? तो ट्रांसह्यूमेंस, सिंपल, देयर इज नो टू थिंक मोर। ट्रांसह्यूमेंस कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, जो मोस्टली जो नोमड्स हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे सीजनल मूवमेंट करते हैं, तो इस तरह के मूवमेंट को कहा जाता है क्या? आपकी ट्रांसह्यूमेंस। ऑन विच बेसिस द सेक्टर कैन बी क्लासिफाइड ऑन पब्लिक एंड प्राइवेट। सो पब्लिक एंड प्राइवेट आपका ओनरशिप के बेसिस पे होता है, ओनरशिप ऑफ द एंटरप्राइजेस। अगर गवर्नमेंट के पास हो तो पब्लिक, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के पास हो तो प्राइवेट। रोंग छाटना है, गलत, गलत छाटना है, गलत। फिर से इसको हाईलाइट करो। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सही है, बिल्कुल ठीक है। इंडिया हैज़ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, सही है। इंडिया रिपब्लिक का इलेक्टेड हेड है, सही है। इंडिया कॉमनवेल्थ का मेंबर नहीं है, गलत है। इंडिया लगभग हर चीज़ का मेंबर है, जिसका ना भी होना चाहिए उसका भी मेंबर है इंडिया, और सबका फाउंडिंग मेंबर भी है और मेंबर भी है, लगभग हर जगह का मेंबर है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट ग्रुप हैं उसका एक का भी नहीं है, जैसे सिक्योरिटी काउंसिल, नेटो, जो इंपॉर्टेंट है उनका एक का भी नहीं है, और जिनका नहीं होना चाहिए उनका सबका है। सो हालांकि इंडिया ट्राई कर रहा है। इंडिया का जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसका अपोज है वो चाइना कर रहा है, बट वी होप दैट इंडिया सून विल गेट एंट्री इनटू द सिक्योरिटी काउंसिल एज वेल। सो इंडिया कॉमनवेल्थ का मेंबर है, सो व्हाट वुड बी करेक्ट? कर्नाटक में सिल्क की ग्रोथ के लिए क्या चीज़ है? करेक्ट छाटना है। गुड मार्केट, स्किल्ड लेबर, सही है दोनों। पॉलिटिकल रीजन में भी करेक्ट। गुड मार्केट, गुड क्लाइमेट, पॉलिटिकल रीजन में भी करेक्ट। गुड क्लाइमेट, अवेलेबल सॉफ्ट वाटर, मलबरी प्लांट। देखो मलबरी प्लांट डायरेक्ट सिल्क से रिलेटेड है, राइट, और सिल्क इंडस्ट्री का ही पूछा है, तो दिस वुड बी मोर अप्रोप्रिएट एंड करेक्ट आंसर। थर्ड वुड बी करेक्ट। ब्रिटिश हु बैंड सती, ब्रिटिश हु बैंड सती 1829, विलियम बेंटिक बैंड द सती। बार बार क्वेश्चन आया है, बार बार आएगा ये। लॉर्ड कॉर्नवालिस का याद रखना, लॉर्ड कॉर्नवालिस लेटर टू परमानेंट सेटलमेंट और सिविल सर्विस से रिलेटेड है। डलहौजी आपका डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, याद रखना। लैंसडाउन कुछ खास नहीं किया लैंसडाउन ने, तो इनके बारे में याद रखना। हु इज मेकिंग दिस नॉइस? प्लीज स्टॉप, हु इज मेकिंग दिस नॉइस, अदरवाइज आई विल रिमूव दिस पर्सन। प्लीज म्यूट। परसेंटेज ऑफ इरीगेटेड लैंड इन इंडिया। सो ये थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन था, लेकिन इसका जो इंडिया की जो मानसून इरिगेशन है वो ऑलमोस्ट मानसून से ही होती है ज़्यादातर, तो ये तो आएगा नहीं। 65 को आप कट कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे या तो याद करना पड़ेगा या गैस करना पड़ेगा। गैस इतना कम भी नहीं है, इतना ज़्यादा भी नहीं है, तो मीडियम मॉडरेट सा है। 35 इज द राइट आंसर। समीर है, उसने 25,000 अपने एक बैंक अकाउंट से निकलवा लिए हैं खुद चेक जमा करके, और दूसरा एक चेक 52,000 का लगा दिया है। तो 52,000 जमा करवा दिए, 25,000 निकाल लिए, तो अकाउंट में कितने रहे? 27,000। 27,000 बढ़ गए, सिंपल, देखना ही नहीं है इनको ऑप्शंस को। वेरी इजी क्वेश्चन। थर्ड, जेट स्ट्रीम, दिस इज अगेन अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन कि हु कॉइंड द फ्रेज, इस तरह की फ्रेज किसने कॉइन की? सो द राइट आंसर इज एच सिल्कॉफ इज द राइट आंसर। Anything that we get from physical environment to fulfill our need is a resource, again very easy question। तो यहाँ पे आपका ये जो एनालिसिस है ये कंप्लीट होता है। अगर इफ़ यू हैव एनी क्योरी सो यू कैन आस्क मी, एंड इफ़ यू डोंट हैव एनी क्योरी देन इट्स ओके।